हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं आप सभी के साथ में, वो पेपर है उच्चतर शिक्षा आयोग यानी कि यूपी हायर एजुकेशन का जो पहला पेपर हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैकेंसी आई हुई थी ये आई हुई थी आपकी 2013 और 14 में। ठीक है, तो इसका एग्जामिनेशन हुआ था पहली बार। और इसके पहले जब चयन होता था तो इंटरव्यू के ही आधार पर होता था, इसमें एग्जामिनेशन नहीं होता था। लेकिन जो लोग नेट और पीएचडी रहते थे उनका चयन होता था इंटरव्यू बेस पर। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद में ये 13 और 14 में ये पहली बार वैकेंसीज जारी की गई थी हायर एजुकेशन के माध्यम से। और इसमें जो है अभी तक देखा जाए तो टोटल 3 पेपर आपके आयोग ने करवाए हुए हैं। सबसे पहले आपका 2014 में यानी 2014 में इसका पेपर हुआ था। उसके बाद में जो आपकी दूसरी वैकेंसी आई थी 47 एडीबीटी, वो आपका जो है एग्जाम मतलब 2016 में वैकेंसी आई हुई थी 2016 में, जिसका एग्जामिनेशन 2019 में हुआ था। और रिसेंट जो एग्जामिनेशन अभी जल्दी में हुआ था वो वैकेंसीज आपकी आई थी लगभग 2020 उसमें। और उसका पेपर 50 वाला एडीबीटी 50, उसका एग्जामिनेशन जो है आपका 2022 यानी कि 2022 में इसका पेपर हुआ था। ठीक है, और अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशन आपका नया होना है वो 51 एडीबीटी यानी कि जो 51 वाली जो वैकेंसीज है उसका जो आपका एग्जामिनेशन लगा हुआ है वो आयोग ने डेट दे के रखा हुआ है अप्रैल में। ठीक है, तो एग्जामिनेशन तो आपका फरवरी में ही होना था, लेकिन वो डिले हो गया कुंभ वगैरह की वजह से। लेकिन ये है कि आप सभी लोगों का जो 51 का जो पेपर है वो आयोग ने डेट जारी किया हुआ था अप्रैल में। ठीक है, तो लोग उसकी तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो उसी के मद्देनजर आज ये जो है चैनल पर एक ये हुआ कि जैसे अभी तक सारे पेपर अपलोड किए गए हैं प्रीवियस, यानी जितने भी पेपर हुए हैं चाहे वो एनटीए नेट के हों चाहे पीजीटी के पेपर, सभी जो है इम्पोर्टेंट कंप्लीट करवाए गए हैं प्लेलिस्ट में। वैसे ही ये हुआ कि कोई भी अगर एग्जामिनेशन अगर आप देने जा रहे हैं तो उसके पहले जितने पेपर हुए हैं उनको एक बार सॉल्व करके जाना बहुत जरूरी होता है किसी भी परीक्षा में। उससे क्या होता है कि मान लीजिए इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन पहले भी दिए हुए हैं, एक दो नंबर से रुके हुए हैं, वो इंटरव्यू दिए हुए हैं, इंटरव्यू में मान लीजिए नहीं उनका चयन हुआ है। ठीक है, तो उनको तो आइडिया होता है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, कैसे पेपर बनता है, कैसे कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे कुछ अभ्यर्थी होते हैं जो न्यूली अपना एनटीए नेट की परीक्षा जो है वो क्वालिफाई करते हैं और फॉर्म फिल करते हैं, उनको नहीं आइडिया होता कि पेपर कैसे होता है। ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है बेनिफिशियल है पेपर, कि एग्जामिनेशन से पहले वो जो तीनों पेपर हुए हैं उसको मैं जो है सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगी एग्जामिनेशन से पहले, ताकि जो है ये तैयार हो जाए आप लोगों का अच्छे से और कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, कभी कभी बुकों में भी दिया है, कहीं कहीं कोई कोई पेपर भी किसी के पास में है जो लोग दिए हैं, लेकिन उनकी जो आंसर की है वो रॉन्ग रहती है। ठीक है, तो वो रॉन्ग रहती है तो क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं और एक दो क्वेश्चन बहुत मायने रखता है परीक्षा में। ठीक है, तो इसलिए आइए हमारे साथ और आज हम लोग इस पेपर को सॉल्व करते हैं, शुरुआत करते हैं। और देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया गया है संस्कृत का मुख्य वाहक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहले जो है इसमें देखा जाए सिलेबस में आपके, तो जब ये 14 में जो वैकेंसी थी इसमें आपका 1 से लेके 70 यानी 70 प्रश्न जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ऐसे जो जिसके सब्जेक्ट रहते हैं ऑप्शनल वो रहता है। बाकी जो इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं वो जीएस से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो इसमें क्या हुआ कि 1 से लेके 70 और 71 से लेके 100 वो जीएस वाला इंक्लूड था। लेकिन बाद में जब ये 47 वाला जब एग्जामिनेशन हुआ तो 1 से 30 आपका जीएस हो गया और 31 से लेके 100 वो आपका सोशियोलॉजी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका पहला पेपर है 46 जो आपका वैकेंसी है उस परीक्षा को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे कि संस्कृत का मुख्य वाहक क्या है। तो संस्कृत का जो मुख्य वाहक है वो है राज्य व्यवस्था, समाज, प्रतीक या व्यक्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट हो, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा प्रतीक। ठीक है, तो कोई जो प्रतीक होता है सिंबल वो क्या होता है संस्कृत का मुख्य वाहक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है
ये नेट में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि कौन है जो अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है। तो कॉलिन्स, कोजर, दुर्खीम, हैबरमास। तो कॉलिन्स और कोजर को लेकर के थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन इसका जो राइट है वो है और कॉलिन्स, ठीक है, रेंडॉल कॉलिन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली देखा जाए मुख्यतः तो 3 प्रकार का अहमवादी, परार्थवादी और आदर्शहीन आत्महत्या इनकी पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन जो है एक चौथा प्रकार भी इसमें सुमेलित है, कभी कभी पूछ लेता है, तो वो कौन सा है? विचलित आत्महत्या, रोग जनित, असामान्य या भाग्यवादी। तो फ्रेंड्स उसको जो है भाग्यवादी कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेहरन डार्क के अनुसार पूंजीवाद, उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता है। तो पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण, हीरे समान वर्ग संरचना, संघर्ष का विनियमन एवं संस्थाकरण, ठीक है। तो इसमें जो है चारों हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट होगा। ये एनटीए नेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इसीलिए बार बार मैं कहती भी हूँ चैनल पर जब वीडियो अपलोड करती हूँ एनटीए नेट वाले, नेट के क्वेश्चन हमेशा जो है आपके लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि वो लगभग परीक्षा हर 6 महीने में, साल भर में होती ही रहती है नेट की, ठीक है। तो वहां से जो क्वेश्चन होते हैं कोई ना कोई जो है वो आते रहते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग एनटीए नेट का पेपर जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि सिलेबस जो है हायर का और एनटीए नेट का वो दोनों लगभग इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए देखिए ये एनटीए नेट का पेपर है, वहां से उठाया गया है ये क्वेश्चन, जो लोग सॉल्व किए हैं उनको लर्न होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी डब्ल्यू मिल्स का संदर्भ दृष्टिकोण रखता है, ये भी क्वेश्चन एनटीए नेट में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन वहीं से ये जो है देखिए है, ठीक है। तो जीवन वृत्ति, समाज वृत्ति, इतिहास, निजात वृत्ति, ठीक है। तो सी डब्ल्यू मिल्स जो है इनका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वैसे फ्रेंड्स ये आयोग ने जो है डिलीट कर दिया है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है ना कि ऑप्शन ही सही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जीवन वृत्ति यानी कि 1 और 3rd होना चाहिए, तो 1 और 3rd इसमें दे करके ही नहीं रखे हैं चयन करने के लिए। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट कर दिया। लेकिन मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप लोग इसको लर्न करके रखिएगा। मैंने बता दिया है जीवन वृत्ति और इतिहास फर्स्ट और थर्ड इसमें राइट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवी स्ट्रास का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है किस पे? तो लेवी स्ट्रास का जो अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है वो है यांत्रिक एवं सांख्यिकीय प्रारूप पर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अल्फ्रेड शुट्ज का प्रघटना शास्त्र बल देता है अंतःवैशिकता, वस्तुनिष्ठता, संवेदनशीलता या सापेक्षता। तो किस पे देता है ये बताना है जो है अल्फ्रेड शुट्ज का। तो ये फ्रेंड्स देता है अंतःवैशिकता पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। मैक्स वेबर ने विस्तृत रूप में अपने सिद्धांत का विश्लेषण भारत के अध्ययन में किया। तो किस उस पक्ष में किया था उन्होंने? धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, उपयुक्त सभी। तो इन्होंने सभी पक्ष यानी तीनों इसमें इंक्लूड है। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा। अराजकतावाद पद्धति पर तर्क किस उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ने किया हुआ है? तो जो अराजकतावाद पद्धति है इस पर तर्क किस उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ने किया हुआ है? तो ये किया है फ्रेंड्स डीपी फेयरबैंड, ठीक है। तो डीपी फेयरबैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि वी क्षेत्रीयकरण की अवधारणा संबंधित है किससे? प्रायट से, मीड से, हार्वे से या लियोटार्ड से? तो ये हो जाएगा डेविड हार्वे। ऑप्शन सी जो है इसमें राइट होगा। सामाजिक दूरी का पैमाना किसने प्रस्तुत किया? तो ये तो क्वेश्चन मैं बहुत बार चैनल पर सॉल्व भी कराई हूँ। सामाजिक दूरी का पैमाना किसका है? तो ये हो जाएगा बोगार्डस। मैंने बताया भी था सामाजिक दूरी का बोगार्डस। और समाज मिति जब पूछा जाएगा तो वो आपका जो है समाज मिति ये जेएल मोरेनो का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लर्न करके रखिएगा। कभी कभी वो सामाजिक दूरी पूछ लेता है, कभी कभी जो है समाज मिति का पैमाना पूछ लेता है। तो लर्न करके दोनों रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि उस तार्किक क्रम में लगाइए जिसमें क्या किया था, पीटर बर्गर ने लगाया हुआ था, उसकी व्याख्या की थी, ठीक है। तो इसमें जो आपका 12 का जो राइट होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले स्वभावगत, फिर संस्थानीकरण, फिर वैधीकरण, फिर बाह्यकरण, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो रेडक्लिफ ब्राउन, नॉडेल, लेवी स्ट्रास, मर्डाक। तो भूमिका की जो आंतरिक संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किया था एसएफ नॉडल जी ने। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। निम्न में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं? ठीक है,
तो कौन से बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं? तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका फ्रांसीसी क्रांति है और औद्योगिक क्रांति है। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाता है? तो इसमें योगेंद्र सिंह और मिल्टन सिंगर, ए.के. शरण, डी.पी. मुखर्जी। तो परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में कौन लाता है? तो ये डी.पी. मुखर्जी जी का हो जाएगा। डाइवर्सिटीज नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न करके रखिएगा। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, पीजीटी में भी आप लोगों का एग्जामिनेशन लगा हुआ है जून में। तो ये सब जो पेपर हैं वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको सब रिवाइज करिए। निम्नलिखित में से किस प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है? सांकेतिक नामिक प्रमाप, श्रेणीकरण प्रमाप, अंतर प्रमाप या अनुपात प्रमाप। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि फूको के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो फूको के लिए कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? तो ज्ञान के उत्पादन द्वारा लोग दूसरों पर शासन करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं। ज्ञान व शक्ति का संबंध अभिजनों के षड्यंत्र के कारण होता है। ज्ञान का उच्चतम रूप अधिकतम शक्ति रखता है। ज्ञान शक्ति का सर्वदा प्रतिवाद होता है। ठीक है, तो फूको ने किस कथन का यूज नहीं किया है वो बताना है इसमें। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा, यानी कि ज्ञान व शक्ति का संबंध अभिजनों के षड्यंत्र के कारण होता है, ये नहीं है। बाकी जो तीन है वो राइट है। ज्ञान शक्ति का सर्वदा प्रतिपाद होता है, ये है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे कि पियरे बोर्डियू की हैबिट्स की अवधारणा इंगित नहीं करती। तो किसे नहीं करती है जो है ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो है ऑप्शन ए, यानी कि वस्तुपरक स्थितियों के मध्य संबंधों के संजाल को। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। डेरिडा की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो डेरिडा के जो अप्रोच में देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो बताना है वो ये है कि भाषा जो है व्यवस्थित व स्थिर होती है। तो ये नहीं है, भाषा व्यवस्थित व स्थिर होती है नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। बाकी सभी जो है वो सही है। भाषा क्या है? अव्यवस्थित व अस्थिर होती है। ठीक है, तो आप इसमें ये होगा, ना कि जो डी है कि व्यवस्थित व स्थिर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे कि हैबरमास ने आलोचनात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा प्रयोग की? तो हैबरमास ने कौन सी धारणा प्रयोग की है? तो उन्होंने किया था जीवन संसार, लाइफ वर्ल्ड का उपनिवेशीकरण। ठीक है, तो जो आपका ये हो जाएगा जीवन संसार का उपनिवेशीकरण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रलय को आधुनिक तर्क संगतता की रूपावली समझता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कौन समझता है फ्रेंड? तो ये जिगमेट बॉमेन। ठीक है, तो जेड बॉमेन यहाँ पे लिखा है, कभी कभी जिगमेट बॉमेन लिखा रहता है, तो लर्न करके रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कारण एवं प्रभाव के संबंध की व्याख्या हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शोध प्रारूप कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा प्रयोगात्मक। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए व सही कूट का चयन कीजिए। तो अल्पतंत्र का लौह नियम, शक्ति के स्थिर योग, सामुदायिक शक्ति और वर्चस्व। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। आइए हम लोग इसको एक बार मैच करते हैं। तो 1 का डी, अल्पतंत्र का जो लौह नियम है ये किसने दिया था? ये दिया था आर मिशेल। ठीक है, और बी का जो है वो हो जाएगा सेकंड। बी का जो है वो हो जाएगा सी, यानी शक्ति के स्थिर योग। तो ये आपका जो हो जाएगा मैक्स ए वेबर। ठीक है, यानी कि मैक्स वेबर नहीं है फ्रेंड्स, ये अल्फ्रेड वेबर लिखा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शक्ति के स्थिर योग किससे जुड़ा हुआ है? अल्फ्रेड वेबर यानी ए वेबर। और फिर जो आपका थर्ड है उसका हो जाएगा ए, यानी कि सामुदायिक शक्ति। तो थर्ड का ए हो जाएगा। और वर्चस्व यानी हेजीमनी, ये जो आपका हो जाएगा एंटोनियो ग्राम्सी। ठीक है, तो वर्चस्व ये फोर्थ का आपका बी हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो गया। महुआ में संयुक्त परिवार। तो महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? कपाड़िया, नीरा देसाई, आईपी देसाई, एम शाह। तो ये आईपी देसाई जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स ने अपने उद्विकासवादी ढांचे में समाजों को किस क्रम में व्यवस्थित किया? तो आदिम साम्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद या समाजवाद। तो किसमें किया था इन्होंने? इन्होंने किया था 1, यानी कि आदिम साम्यवाद, फिर उसके बाद में सामंतवाद, फिर पूंजीवाद और लास्ट में बताया था इन्होंने समाजवाद। तो ये सीक्वेंस में प्रॉपर सही है, तो डी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजस्थान विलेज के लेखक कौन है? बी आर चौहान, श्रीनिवास, टी एन मदान, एस सी दुबे। तो राजस्थान विलेज का अध्ययन किया था किसने? बी आर चौहान। राणावतों की सादड़ी जो है
इन्होंने इसमें बताया हुआ था, ठीक है, अध्ययन किया था इसी चीज पे, तो लर्न करके रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया। तो द्वंद्वात्मक जो अध्ययन का उपागम का उपयोग किया था वो किया था डीपी मुखर्जी। डायवर्सिटीज नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ऊपर भी एक क्वेश्चन बना हुआ था, मैंने बताया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए आर देसाई की जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है वो किससे प्रेरित है, तो वो है ई एच कार से, ठीक है, किससे है, ई एच कार से, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया। तो श्रीनिवास, ए आर देसाई, आर के मुखर्जी या ड्यूमॉन्ट, ठीक है, तो आर के मुखर्जी जी जाने जाते हैं मूल्यों के समाजशास्त्र में, इन्होंने बहुत वर्क किया है, पिता कहे जाते हैं, ठीक है। डी लर्नर, ठीक है, डेनियल लर्नर ने उनके कार्य दी पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कभी कभी ये पुस्तक ही पूछ ली जाती है कि किसकी है, ठीक है। तो दी पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, डेनियल लर्नर। लर्नर किस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने उपयोग किया हुआ था, तो इन्होंने उद्विकासवादी, चक्रीय, प्रसारवादी या जो है ये जो है प्रसारवादी, प्रकार्यात्मक, तो इन्होंने फ्रेंड्स प्रसारवादी उपागम का प्रयोग किया हुआ था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषक समाज को मालिक, किसान और मजदूर किसने विभाजित किया, तो ये भी क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, पीजीटी में आया हुआ है, और हायर एजुकेशन में भी ये 47 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये किसका है, डेनियल थार्नर का है, किसका है, डेनियल थार्नर, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 32 की पर संस्कृति ग्रहण क्या है, ठीक है। तो पर संस्कृति ग्रहण क्या है, जो है दूसरी संस्कृति के गुण ग्रहण करना, ठीक है, तो दूसरी संस्कृति के गुण को भी ग्रहण करना क्या कहलाता है, पर संस्कृति ग्रहण कहलाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि जननांगी के संक्रमण निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में पारंपरिक रूप से संबद्ध होते हैं, तो किसमें होते हैं, निम्न प्रजननता उच्च मृत्यु संख्या से निम्न प्रजननता कम निम्न मृत्यु संख्या, जिसमें मृत्यु संख्या क्या होती है, पीछे रह जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बुर्जुआकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, तो कौन करता है, 34 का क्या होगा राइट, तो 34 में आपका जो है बी वाला हो जाएगा, यानी कि श्रमिक वर्ग के सदस्य मध्य वर्ग की आकांक्षाएं, मूल्य व जीवन शैली अपनाते हैं, ठीक है, तो श्रमिक वर्ग का जो सदस्य होता है वो क्या कहलाता है, जो मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं हैं, मूल्य हैं, व जो जीवन शैली है उनकी, उसको क्या करते हैं, वो अपनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, बुर्जुआकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो गया। क्वेश्चन 35 है, इसमें पुस्तक पूछी गई है हु गवर्न्स के लेखक कौन है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट डहल की पुस्तक है, ये कई बार पूछी भी गई है, रॉबर्ट ए डहल, लर्न करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधीनस्थ उपागम वस्तुतः इंगित करता है किसे, ठीक है, तो अधीनस्थ उपागम जो है किसे इंगित करता है, श्रमिक वर्ग का परिप्रेक्ष्य, निम्न तल का परिप्रेक्ष्य, आम जनों का परिप्रेक्ष्य या कमजोर वर्गों का परिप्रेक्ष्य, ठीक है। इसको सब अल्टरनेट प्रोस्पेक्ट भी कहेंगे, तो लर्न करके रखिएगा, याद रखिएगा थोड़ा सा इसको। जब कभी कभी क्या होता है ना कि हिंदी में इसको चेंज कर देते हैं सब, ठीक है, तो थोड़ा सा इंग्लिश वाला जो दिया रहता है आपका लैंग्वेज, उसमें भी जा करके आप देख लेंगे, तो वहां पे लिखा रहेगा सब अल्टरनेट प्रोस्पेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, निम्न तल का जो परिप्रेक्ष्य है वो इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार समाजशास्त्र का मूल भाव सामाजिक वास्तविकता का पर्दाफाश करना है, तो इसमें जो आपका राइट होगा वो हो जाएगा पीटर बर्जर, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। नाटक तकनीक के अंतर्गत समाज की अवधारणा किसने दी, मीड, सुटजिगॉफमैन, गार्फिंकल या जो है तो नाटक तकनीक के अंतर्गत समाज की जो अवधारणा दी थी फ्रेंड्स, वो दी थी, आपने देखा होगा ड्रामेटोलॉजी, जो है इन्होंने अग्रमंच और पार्श्वमंच की बात की थी, यानी कि बैक और फ्रंट, ठीक है, तो इसी में इन्होंने नाटक तकनीक के अंतर्गत समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया था इरविंग गॉफमैन जी ने, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा आपका माल्थस, किंग्सले डेविस और मूर, माल्थस और कार्ल मार्क्स, और माल्थस और थॉमसन, ठीक है, तो माल्थस और इसमें जो आपका कार्ल मार्क्स है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या अध्ययन में सामाजिक केस की है, ठीक है, तो सामाजिक केस की है
और कभी कभी सामाजिक केशाकर्षण, ठीक है, इंग्लिश में इसको देखिएगा तो वहाँ पे सोशल कैपेबिलिटी थ्योरी दिया रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। किसने उपयोग की है, तो ये किया है ल्यू ड्यूमॉन्ट, ठीक है, तो ल्यू ड्यूमॉन्ट महोदय ने किया है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में परिस्थिति तथा भूमिका की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो किसने किया था, ये किया था लिंटन ने। किसने किया था फ्रेंड्स, लिंटन महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। आदर्शात्मक संस्कृत की चर्चा किसने की है, तो ये किसने की थी आदर्शात्मक संस्कृत, तो इन्होंने सोरोकिन जी ने किया हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा पैरेटो की है, तो अतार्किक क्रिया, ऐतिहासिक, विसंगत या संस्कृत, तो तार्किक और अतार्किक दो क्रियाओं की बात करते हैं पैरेटो, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान का सही क्रम बताइए, तो सही क्रम क्या होगा, यहाँ पे दिया गया प्रतिवेदन, लेखन, तथ्य विश्लेषण, पूर्व अध्ययन, उपकल्पना का निर्माण, ठीक है, तो राइट क्या होगा, तो इसमें जो आपका राइट होगा वो सबसे पहले क्या होता है जो है सोशल रिसर्च में, वो होता है सबसे पहले आपका देखा जाए तो उपकल्पना का, हाइपोथेसिस का जो निर्माण होता है वो होता है, फिर उससे संबंधित जो पूर्व अध्ययन किए जाते हैं, ठीक है, और फिर आपका जो है इसमें हो जाएगा सेकंड, यानी कि तथ्य विश्लेषण किए जाते हैं, और लास्ट में आपका प्रतिवेदन जो है वो लिखा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, पूछा गया है, और रिसर्च से क्वेश्चन लगातार बनते ही हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में, तो रिसर्च वाला पार्ट भी जो है थोड़ा सा देख करके रखना है कि कौन से जो आपके एनटीएनेट में भी बहुत सारे रिसर्च के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी तो टेस्ट के माध्यम से जो है चीज़ें करवाई ही गई हैं, और आगे जो अभी टेस्ट लगे हुए हैं उसमें भी ये सब चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं। क्वेश्चन 45 है कि स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी जो है पुस्तक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पुस्तक ही पूछ ली जाती है, किसकी है, तो सभी को पता है किसकी है, और जिनको नहीं पता है वो लोग भी इसको लिख लेंगे, अलन कर लेंगे, स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी विलियम एफ वाइट की पुस्तक है, ठीक है। शीर्षक पुस्तक अनुसंधान की किस तकनीक पर आधारित है, तो साक्षात्कार अनुसूची, सहभागी अवलोकन, अंतःवश विश्लेषण या प्रश्नावली, तो फ्रेंड्स जो स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी शीर्षक जो पुस्तक थी वो सहभागी अवलोकन पे आधारित थी, ठीक है, तो जो विलियम एफ वाइट थे इन्होंने अमेरिका के झुग्गी झोपड़ियों का अध्ययन किया था, एनटीएनेट में बहुत डिटेल्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 45 का जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन बी। और आज जो ये जो आपका सीरीज है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है 45, और आगे के जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और एक चीज़ और है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए, लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।